एजुकेटेड वुमेन डीडीसीज। मेरे साथ इस समय है पुंछ से नाजिया गनी। मैं बात एजुकेटेड वुमेन की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर पंचायतों को एम्पावर करने के लिए और साथ ही में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन रिजर्वेशन तो दे दी जाती है, लेकिन पंचायतों में जब आप जाकर देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि सरपंच महिला होती है लेकिन सरपंची उनके पति कर रहे होते हैं। ऐसे में एक एजुकेटेड महिला का पोजीशन ऑफ पावर में आना कितना ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना और एक्टिवली पार्टिसिपेट कितना ज़रूरी है, और पुंछ जैसे इलाके को जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मसला है, जहाँ की सड़कें भी एक मसला है, जहाँ पर हर एक तरह की दिक्कत और परेशानी है, पहाड़ी इलाका है, उस एरिया में एक एजुकेटेड वुमेन का डीडीसी के चुनावों में उतरना, जीतना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पुंछ में, बात करने के मेरे साथ है नाजिया गनी। नाजिया जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, यू आर डेंटल सर्जन जी, तो हम जैसे जानते हैं कि डेंटल सर्जन की पोस्ट काफ़ी सालों से नहीं निकली है। क्या ये कारण था कि आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो लेट मी बिकम पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ? नॉट एट ऑल। मेरा ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं था। हम जितने भी डेंटल सर्जन थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे अपनी अपनी जगह। हर डेंटल सर्जन कुछ ना कुछ कर रहा था। मेरा पॉलिटिक्स में आने का जो मेन मोटिव रहा है, जो जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया है, वो है मैं खुद जब सीट रिज़र्व हुई, रिजर्वेशन के बाद मुझे मेरी फैमिली ने कहा कि तुम्हें कंटेस्ट करना है, एंड आई वाज द वन जो उस फैमिली में पॉलिटिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। मुझे पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं होता था। उसके बहुत से रीजंस रहे हैं, पर मुझे मेरे डैड ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने ये चीज़ बोली कि बेटा, आप एक बार जहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ एक बार जाएं और वहाँ पे जाके आप उन बच्चियों को देखो। अगर आपको ये लगता है कि पढ़ी लिखी एक बेटी को आगे आके इनकी हेल्प करनी चाहिए, अगर वो कर सकती है तो ठीक है, आप कंटेस्ट करना। अगर आपको उनके वो हालात देख के भी लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं कंटेस्ट करना है, तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। एंड बिलीव मी, जब मैं वहाँ गई, हम 2021 में हैं, अगर आप उन फार फ्लंग एरिया में आएंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी पंचायत हैं वो सब के सब बॉर्डर एरिया में है। आप आज भी अगर वहाँ आएंगे, आप वहाँ चाहे रोड की बात कर लो, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, आप वहाँ पे वाटर सप्लाई की बात कर लो, मैं बोलती हूँ वहाँ एक कॉमन बंदे की बात कर लो, आप उनको देखोगे, आपको ये लगेगा वो आज भी 1980s में जी रहे हैं। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। और जहाँ बात आई विमेन की, तो हाँ, हमारे वहाँ की विमेन बहुत अनअवेयर हैं। सेंट्रल से बहुत सी स्कीम्स आती हैं, लेकिन जो बोलते हैं ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं होती हैं। बोलते हैं ना, विमेन इज़ अ फुल सर्कल बिकॉज शी possess द क्वालिटी टू क्रिएट, टू ट्रांसफॉर्म, टू नर्चर। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो मैं अगर वुमेन को डिफाइन करूँ तो विमेन आर मैजिकल बिकॉज शी इज़ ब्लेस्ड विद द मैजिक टू क्रिएट एंड टू बिल्ड लाइफ्स। और उन्हीं वुमेन को आप, अगर वो इतनी, उनको कुछ भी नहीं पता है, जस्ट बिकॉज कि वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, उनको अपने राइट्स पता नहीं है, और उनको उनके राइट्स बताने के लिए कोई भी नहीं है। अगर उनको उनके राइट्स बताए जाए, हर वुमेन एम्पावर हो सकती है। वो चाहे किसी गांव में हो, वो चाहे किसी भी छोटे इलाके में हो, वो चाहे पुंछ में हो, वो चाहे जम्मू में हो, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, और उनको उनके राइट्स बताने वाला कोई नहीं था। तो मैं उनकी तरफ से उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनी। मेरा पॉलिटिक्स में आने का यही एक रीज़न रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, बेशक उन्होंने मेरे वालिद के नाम पे इलेक्शन में वोट दिए, लेकिन आज नाज़िया गनी की भी एक पहचान है। क्या आप मानते हैं कि क्योंकि यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आपके खुद अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का, लेकिन जो आपका फैमिली का एक्सपीरियंस था वो आपको बहुत काम आया है इन इलेक्शंस में? बिल्कुल, मैं मानती हूँ मेरे वालिद साहब ने काम किया है, तो पब्लिक ने सिर्फ एक नहीं, दो डीडीसी मेंबर्स एक ही फैमिली से चुने हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। उन्हीं के ही फुटप्रिंट्स पे चलना है, उन्हीं को फॉलो करना है। और अगर मैं फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं करूँगी। मेरा ये मानना है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बेसिक जो राइट है, सबसे पहले वो राइट मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं कि डीडीसी चेयरपर्सन के लिए भी आपने जो है नॉमिनेशन किया, अपना फाइल किया था, तो चेयरपर्सन के चुनाव आप क्यों हार गए? एक्चुअली बात ये हुई कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने वोट किया है वो हमेशा घबराते हैं। तो आज इस मीडिया के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उनको आंसर करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ, बी बोल्ड इनफ
बोलते हैं ना, बी बोल्ड इनफ टू कम टू द पॉइंट और एक्सेप्ट दैट यू हैव ग्रजेस अगेंस्ट समवन रैदर देन मेकिंग फॉल्स एक्यूजेशंस। वो कहते हैं एक मेंबर ने तो ये तक कह दिया जी वो कांग्रेस से नहीं थे। क्या आपको नहीं पता था मैं कांग्रेस से नॉमिनेशन मेरा फाइल हुआ है या नहीं हुआ है? दूसरे कहते हैं कि हमने, वो कस्में खा के कहते हैं, हमें पता है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है। एक्चुअल में जो फैक्ट है ना, फैक्ट ये है कि ये लोग डरते हैं। आज के टाइम में आपको पता है ये जो ऐसे जो जिनको मैं बोलती हूँ ना, जो डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं, ऐसे जो लीडर्स होते हैं ना, ये पता है कि डरते किससे हैं? ये ईमानदार इंसान से डरते हैं। और वो ईमानदारी अगर किसी शख्स, किसी लीडर, किसी पॉलिटिकल इंसान में देखी है ना, वो मैंने अपने वालिद साहब में देखी है। मेरे वालिद साहब के साथ ना अवाम है, और मुझे पता है कि वो उनकी वो स्ट्रेंथ है अवाम। वो उस अवाम ने उनको रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाया, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया। उनकी वजह से एक नहीं दो आए। उनको ये लगा ये चेयरपर्सन की पावर है, ये भी अगर इस फैमिली में चली गई तो हमारा नाम जो है आज तक इस पॉलिटिक्स में रहा, कहीं नहीं रहेगा। क्योंकि वो जानते हैं कि ये पब्लिक के काम करेंगे। जिनके पास कुछ ना होते हुए इन्होंने पब्लिक के लिए इतना कुछ किया है, इनको पावर्स मिलेंगी तो ये पब्लिक के ही काम करेंगे, पब्लिक के लिए हर चीज़ करेंगे। वो बोलते हैं ना कि पॉलिटिक आपके अपने ही जो होते हैं, कुछ ऐसे बीच में वो टैबूज जो बने होते हैं कि हाँ हमें काम करना है, किस फेवर में करना है, कैसे करना है, ये ना किसी के हाथ के पपेट बनते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपने, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको पसंद नहीं थी, लेकिन आपने जब सिनेरियो देखा तो आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा। अब आपको क्या लगता है, डू यू वांट कि आप अपने फादर की जो शैडो है उसे ओवरग्रो कर जाएं, कि लोग आपको उनके नाम से नहीं पहचाने, उन्हें आपके नाम से पहचाने? बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल मैं चाहूँगी, मैं ये चाहूँगी। बोलते हैं एक एक्सपीरियंस, मेरे वालिद साहब के पास एक्सपीरियंस है और मेरे पास विजन है। विजन और एक्सपीरियंस मिलके इसका जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे और हम दोनों मिलके, मैंने कभी एनएसएसबी की बात नहीं की, मेरे वाले साहब ने कभी पुंछ की बात नहीं की। हमने जब भी बात की है, हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम जितनी डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं और लाएंगे इंशाल्लाह, इतनी उम्मीद भी है। और मैं ओवरशैडो नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जैसे चौधरी गनी साहब उन्होंने अपना एक नाम बनाया, वैसे नाज़िया गनी भी एक नाम बनाएगी। फिर चाहे बाप को बेटी के नाम से जाना जाए या बेटी को बाप के नाम से जाना जाए, वो मैटर नहीं करता है। मुझे बताएं कि क्या विजन है आपका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ को लेकर? क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं वहाँ पर जिन्हें इमीडिएटली रिड्रेस करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम पुंछ की बात करते हैं, आपने भी कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर एरिया में है, तो वहाँ बंकर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो करोड़ों रुपये सेंटर से बंकर्स के लिए आया वो ग्राउंड पर लगा नहीं। तो क्या आपकी प्रायोरिटी भी वो बंकर्स है, ताकि जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रह रहे हैं वो कम से कम सेफ़ हों, और उसके बाद फिर बात कर सकते हैं डेवलपमेंट की? बिल्कुल। और बंकर्स की जहां आपने बात की, वहां पे कह लीजिए जो पहले लीडर्स रहे हैं, वहां पे पिक एंड चूज़ का जो ऑप्शन था ना, वो रहा है। उन्होंने प्रायोरिटी दी, जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं। कम्युनिटी बंकर्स बने, इंडिविजुअल बंकर्स बने, लेकिन बंकर्स जिन लोगों के राइट थे उन तक नहीं पहुंचे। तो अब हमारी हॉनरेबल जो एडवाइज़र थे फ़ारूक खान सर, उनके साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने तब भी ये चीज़ बोली, और उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें बोला है कि बहुत जल्दी जो बंकर्स हैं हर जगह बन रहे हैं और इंशाल्लाह सबको मिलेंगे। तो बिल्कुल, सिर्फ मैं बंकर्स की बात नहीं करती, मैं बोलती हूँ वहाँ रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ पे प्राइमरी जो है प्राइमरी हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, सेंटर्स होना चाहिए, वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए 24/7। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिर्फ नहीं होना चाहिए, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए। क्योंकि जब शेलिंग होती है ना, जान जा रही होती है, और आप सोचो आपके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, आपके पास कुछ सोर्स नहीं है, तो वो जान तो चली जानी है। हम अगर उस जान को ना बचा पाएँ तो हमारा काम क्या है? मैं यही पूछती हूँ कि ये जो जनरेशन टू जनरेशन पावर को पास करते आए, ट्रांसफ़र करते आए, इन्होंने आज तक किया क्या है? ऐसी कौन सी अचीवमेंट इन्होंने की हुई है? ऐसा क्या अचीव किया है कि जिसके बेसिस पे ये आज भी उन्हीं बातों को लेके आगे आते हैं और फिर नाम लेके आते हैं नेपोटिज्म का? नेपोटिज्म में एक्चुअल में वो होता है जो उन लोगों ने किया, इसको नेपोटिज्म नहीं बोलते हैं। हम लोगों के काम करते हैं, जिस बंदे के पास कुछ ना होते हुए भी अगर लोगों के काम करता है ना, उस इंसान के पास या उसकी बेटी के पास अब अगर कुछ आया तो वो पब्लिक के काम करेगा, उसको उसके काम मत सिखाओ। आपने क्या किया? अपने गिरबान में जाओ।
आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि डीडीसीज में जब आपने काम करना है तो यूनानिमसली आपको एक साथ मिलकर काम करना है, चाहे वो डीडीसी के मेंबर्स हो, चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, तो जो आपस के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो जो पुंछ में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि लोगों के काम रह जाएं, क्योंकि आपसी रंजिश से है कि ये काम आप करेंगे, ये काम मैं करूँगा, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मुझे चाहिए, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मुझे चाहिए। इसका मैं आंसर देती हूँ। मैं ब्लंट हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मेरे डैड ऐसे नहीं हैं। मेरे डैड बहुत समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत समझदार हैं। वो ऐसे नहीं हैं, वो ब्लंट नहीं है, बोल्ड हैं बेशक, सच ज़रूर बोलते हैं, लेकिन मेरी तरह इमोशनल नहीं है। मैं अगर ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि वो किसी के हाथ के जब पपेट बनते हैं ना, तो तब आप लोगों के हकूक़ छीन लेते हो, उनके राइट्स छीन लेते हो, जबकि वो राइट्स उन तक पहुँचा सकते थे। और रही बात कि उनके काम बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। सिर्फ एक चेयरपर्सन के पास पावर नहीं है, पावर वाइस चेयरपर्सन के पास भी है, पावर हमें भी दी जाएगी। तो डिफरेंसेस की वजह से हमारे ब्लॉक में, या मैं बोलूँगी पुंछ के ब्लॉक में, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि वो लोग पीछे होंगे, बल्कि आप ये चीज़ मैं दावा करके बोलती हूँ, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन्हीं दोनों ब्लॉक में होगी। और आप खुद एक दिन वो स्टोरी भी कवर करने पुंछ आएंगे खुद, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। प्रायोरिटीज़ क्या होंगी आपकी? आपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ तो मेंशन किया होगा कि मेरे को अगर आप इलेक्ट करते हैं तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, मैं लोगों का सबसे पहले ये काम करूँगी, तो वो क्या प्रायोरिटीज़ आपने रखी हैं? देखो, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको पता है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई बेसिक है। मेरी प्रायोरिटी हमेशा रही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं बोलती हूँ 72 ईयर्स हो गए, आज तक पुंछ में एक वुमेन कॉलेज तक नहीं आया है। फार फ्लंग एरिया से लड़कियां सिर्फ स्कूल पास करती हैं। वो आज भी ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग हैं, आप मानते हो, मैं भी मानती हूँ। वो नहीं भेजते हैं, को एजुकेशन में नहीं भेजते हैं, तो वो बेटियों को घर बिठा देते हैं। वुमेन को एम्पावर करना है, एम्पावर की इतनी स्कीम्स आती है कि वो घर बैठे बैठे अपने लाइवलीहुड चला सकती हैं, बट उनको पता नहीं है। और रही दूसरी बात कि हमारे जो यूथ हैं वो इतने इंडल्ज हो रहे हैं, आपको पता है कितनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाना है। उस चीज़ में पुंछ की वैसे भी मैं बोलूँगी कि स्पोर्ट्स टीम जितनी भी है पुंछ की, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। बाकी रहेगा विमेन का, मैंने आपसे कह दिया, और यूथ का भी कह दिया। एजुकेशन, मेन प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन पे ही रहेगी। आप अगर पुंछ में आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पुंछ में स्कूल ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। क्यों हर इंसान ये प्रेफर करता है कि हम पुंछ को छोड़ के बाहर जाएं, हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं। मैं बोलती हूँ ऐसे टीचर्स लेके आओ, ऐसी चीज़ें लेके आओ, ऐसी चेंजिंग लेके आओ, ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो जो गवर्नमेंट आपको देती है, वो सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करो, तो आपके बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? वो सारी चीज़ें पुंछ में कर सकते हैं। मैं अगर 20 साल जम्मू में लगा के गई, मैं भी दूसरों की तरह जम्मू में रह सकती थी। अगर मैं गई हूँ कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, तो मैं वो चेंजिंग ज़रूर लेके आऊँगी। मुझे बताएं कि क्या आपकी कोशिश ये भी होगी कि जितनी सेंटर की स्कीम्स आई हैं, अगर उनका मिसयूज़ किया गया है, फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट किया गया है, या फिर जो काम होने चाहिए थे पुंछ में अगर वो नहीं किए गए हैं, तो आप ये कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इंक्वायरी बिठाती है तो इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आए, तो उन लोगों को जो है पकड़ा भी जाए और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए? देखो, मैं बोलती हूँ डन एंड डस्टेड। मैं उस बात पे नहीं आती, क्योंकि आपको पता है किसी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं होती, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। मैं फ्यूचर में क्या कर सकती हूँ, मैं वो बोल सकती हूँ। मैं गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एक नोडल ऑफिसर फीमेल भेजी जाए। वो एडीसी जो है रैंक की होनी चाहिए, ताकि उसके अंडर सारे के सारे ये जो स्कीम्स हैं ये इम्प्लीमेंट हो, और इन स्कीम्स की यूनिट बने, ताकि उन यूनिट में हर एक वुमेन तक उनकी जो स्कीम्स हैं, जो जितनी चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचे। और उस चीज़ के लिए नोडल ऑफिसर एक फ़ीमेल आए, तो वो ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होंगी, और मैं मिल के करवाऊँगी। आखिर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कल के जो 2 ऑर्डर्स आए हैं और उसके बाद आज जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया रहेगा डीडीसी मेंबर्स और डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन के लिए, तो जो विजन आपका था माइंड में कि मैं ये सब कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराऊंगी, ये सब आप कराने में सक्षम हो पाएंगी? तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं
कि हमारे राइट्स, हमारी डिग्निटी जब वो स्टेक पे है तो हम पब्लिक को, हम जब खुद के राइट्स के लिए जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम पब्लिक को कैसे जस्टिफिकेशन देंगे। इसीलिए तो ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी, अगर ये हम इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो रिवोक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें, अगर हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पास पावर्स आएंगी, हमारे पास वो वाली पावर्स आएंगी, हमारे पास वो सारी चीज़ें आएंगी तो ही हम पब्लिक को दे पाएंगे। अगर हमारे पास नहीं आएंगी तो हम नहीं दे पाएंगे। हम लड़ेंगे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुझे इस चीज़ की उम्मीद है एंड होपफुली, पॉजिटिवली होप कर रही हूँ कि गवर्नमेंट को ये जो उन्होंने कल ऑर्डर निकाला वो रिवोक करें और जो भी हमारी डिमांड है वो सुने, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुनेंगे। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि नाज़िया गनी जो पुंछ से आती हैं और पुंछ में डीडीसी मेंबर हैं, उनका क्या कहना था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ करेंगी। बेसिक फैसिलिटीज़ की बात इन्होंने की कि ग्राउंड लेवल से शुरू करना चाहती हूँ, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है पहले वो लोगों तक पहुँच जाए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसी ही और महिलाएं जो डीडीसी मेंबर्स हैं, डीडीसी चेयरपर्सन है या वाइस चेयरपर्सन है, एजुकेटेड हैं और अपने इलाके में बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं, उन लोगों से भी आपकी मुलाकात कराएं। देखते रहें स्ट्रेट लाइन। पल्लवी सरीन, जम्मू।